Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC Nursing Online Coaching and Test Series। तो अभी RNCC के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पे हम क्या कर रहे हैं, डेली बेसिस पे हम कुछ इमेज बेस्ड एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं और कुछ थ्योरी बेस्ड एमसीक्यूज भी हम यहाँ पे सोल्व करवा रहे हैं, जो कि आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यूज ही रहते हैं। ऐसा कोई भी रैंडम एमसीक्यू हम यहाँ पे नहीं सोल्व करवाते हैं, ठीक है। और हम साथ साथ में उस टॉपिक का भी थोड़ा बहुत डिस्कशन हम कर देते हैं ताकि आपके शॉर्ट रिविजन हो जाए और उस टॉपिक में से और क्या एमसीक्यू बन सके वो भी हम सोल्व करते हुए चलते हैं। तो ये अपना पैटर्न यही रहा, लास्ट 2-3 महीनों से अपन यही प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे। और हम RNCC के ऑफिशियल ऐप पे जो आपको लोगो दिख रहा है, इसी लोगो से क्या है कि RNCC का ऑफिशियल ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डेली टेस्ट सीरीज हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट किए हुए टाइम हो गया, मतलब महीना भर हमने बीत चुका है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने एनरोल भी किया है उसमें। तो उसमें हम क्या करते हैं, मॉर्निंग में एक टेस्ट लाइव रखते हैं, एक टेस्ट लाइव रखते हैं इवनिंग में। उसके अलावा ये रहता है अपने मंडे टू फ्राइडे तक। उसके बाद में एवरी सैटरडे संडे क्या करते हैं कि प्री नोट सेट टेस्ट हम यहाँ पे फॉलो करवाते हैं, जिसके अंदर आपके नोट सेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एमसीक्यूज वगैरह देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आपको चीज़ें देखने को मिलेगी, एमसीक्यूज देखने को मिलेगा। तो ये अपना पैटर्न हो गया टेस्ट सीरीज का और अपने क्लासेस का। शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ में। फर्स्ट एमसीक्यू अपना है, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन। आपको जो इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है इसका नाम क्या है, जो कि एक प्रकार के गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन में यूज आ रहा है, क्या नाम है इसका? कोल्पोस्कोप, डोयंस रिट्रैक्टर, कॉस्कोस स्पेकुलम या फिर डीवियर रिट्रैक्टर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये? तो देखिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, कॉस्कोस स्पेकुलम, ठीक है। इस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है? कॉस्कोस स्पेकुलम। तो देखिए कॉस्कोस स्पेकुलम का यूज कहाँ पे आता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक तो वेजाइना सर्विक्स के एग्जामिनेशन में काम आता है, साथ में जब ड्यूरिंग एब्डोमिनल ब्लीडिंग, ठीक है, एब्डोमिनल वेजाइनल ब्लीडिंग, इसको भी असेसमेंट करने के लिए हम किसका यूज में लेते हैं, कोस्कोस स्पेकुलम का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहता है, अपना हैंडल रहता है, यहाँ से क्या इसको अपन स्ट्रेच करेंगे तो इसका जो डायमीटर है वो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या काम आता है, कोस्कोस स्पेकुलम। दूसरा सर्वाइकल स्मीयर, ठीक है। सर्वाइकल स्मीयर कलेक्ट करना हो तो उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, कोस्कोस स्पेकुलम को हम काम में लेते हैं। एक इसका जैसे एक सिम्स स्पेकुलम इससे सिमिलर ही होता है बट वो थोड़ा अलग होता है, तो दोनों को आपको मिक्स नहीं करना है। नेक्स्ट जो आपको इमेज दिखाई दे रही है इसका क्या नाम है, कोल्पोस्कोप, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, कोल्पोस्कोप। कोल्पो का मतलब क्या होता है, ठीक है, वेजाइनल कैनाल अपन समझ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इसका क्या काम होता है कि ये करता क्या है, स्कोप है, विजुअलाइजेशन में हेल्प करता है। तो विजुअलाइजेशन किसके विजुअलाइजेशन में, सो इट लोकेट द abnormal areas, show selective बायोप्सी कैन बी टेकन, ठीक है। ये बायोप्सी अगर आपको लेनी है तो एक प्रकार का स्कोप है, तो आपको देखो एक तो ये एबनॉर्मल एरियाज को आपको सिलेक्ट करके दे देगा कि हाँ भाई यहाँ से आप बायोप्सी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर स्कोप है। और दूसरा ये वह जो कोस्कोस स्पेकुलम से आगे और डीप तक जा सकता है, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है पार्ट, ये कौन सा है, सर्विक्स का पार्ट है, ठीक है, यूट्रस के। तो यहाँ तक जो है वो विजुअलाइजेशन कर सकता है और इसके साथ में बायोप्सी भी अपन ले सकते हैं। और जो एबनॉर्मल पेप स्मीयर वगैरह है उसका भी कलेक्शन इसके द्वारा किया जा सकता है इसके बीच से। अब ये आपको इमेज दिखाई दे रही है, तो ये भी क्या है, कोल्पोस्कोप, ठीक है। स्कोप के बाकी के अटैचमेंट है जो इस प्रकार से आता है, ठीक है। केवल वही इमेज नहीं होती है, वो तो मैंने आपको थोड़ा विजुअलाइजेशन प्रॉपर तरीके से हो इसलिए इसी के पार्ट को उसमें डिवाइड करके आपको बताया है। और ये अपना क्या है, पूरा स्कोप इस प्रकार से रहता है, कंप्यूटर वगैरह सब इस प्रकार से अटैचमेंट आपको अगर दिखाई जाए एग्जाम के अंदर तो आपको करेक्ट करके आना है। नेक्स्ट आपके सामने रिट्रैक्टर है। इस रिट्रैक्टर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। ये रिट्रैक्टर कौन सा होता है, डोयंस रिट्रैक्टर,
ठीक है, एब्डोमिनल वॉल, इसके बाद में ब्लैडर, इसके बाद में पेल्विक। ठीक है, इन सब की जो वॉल्स वगैरह रहती है, ठीक है, मसल्स वगैरह यहाँ की, इन सब को रिट्रैक्ट करने का काम करती है, क्योंकि इसका क्या नाम है, रिट्रैक्टर है, मतलब ओपनिंग करने का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है, इसके बारे में भी हमने पहले पढ़ रखा है, बट ऑप्शंस के अंदर ये आपको अगेन देखने को मिला है, तो क्या होगा, डीवियर्स रिट्रैक्टर। तो ये क्या हो गया अपना डीवियर रिट्रैक्टर। डोयंस और डीवियर में आपको डिफरेंस पता हो गया होगा, तो गलत मत करना, क्योंकि ये एमसीक्यू काफी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक ऑफ ट्यूबेक्टोमी इज डेपिक्टेड इन दिस डायग्राम बिलो। ठीक है, आपको जो कौन सी इमेज दी गई है ट्यूबेक्टोमी की, ठीक है, क्या किया जा रहा है, ट्यूबेक्टोमी की जा रही है। ऑप्शंस अपने पास में है, क्रोनर टेक्निक, एरविंग टेक्निक, प्रोमेरी टेक्निक, या फिर यूचिदा टेक्निक। कौन सी टेक्निक से जो है वो ट्यूबेक्टोमी की जा रही है। सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, क्लैंप लगाया, क्लैंप लगाने के बाद में इसको यहाँ से सुचरिंग की, यहाँ पे सुचरिंग करने के बाद में इसको कट आउट कर दिया, कट आउट करने के बाद में इसको हील होने के लिए छोड़ दिया, तो इन दोनों में डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो ये कौन सी ट्यूबेक्टोमी हो रही है यहाँ पे। ट्यूबेक्टोमी का तो आप सभी को पता ही होगा, फिलोपियन ट्यूब के अंदर क्या करना, कट करना, ताकि ये जो फर्टिलाइजेशन को रोक सके। इस टेक्निक क्या बोलते हैं, स्टेरिलाइजेशन। दो टाइप की होती है, ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी करते हैं मेल्स में, ट्यूबेक्टोमी करते हैं फीमेल्स में। कौन सी टेक्निक का एग्जाम्पल है ये। तो देखिए, इसका ये जो एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है, इसका क्या नाम है, प्रोमेरो टेक्निक। ठीक है, प्रोमेरो टेक्निक इसे हम बोलते हैं। अब ये क्या टेक्निक है, इसके बारे में अपन थोड़ा समझेंगे, वन बाय वन थोड़ा टेक्निक्स के बारे में देख लेते हैं, इनकी इमेजेस भी अपन देखते हुए चलेंगे। क्या पता एग्जाम में आपको पूछ ले, जिस प्रकार से ये एमसीक्यू बना है। फर्स्ट एमसीक्यू इससे यही बनता है, मोस्ट कॉमन यूज्ड मेथड फॉर फीमेल स्टेरिलाइजेशन कौन सा है, प्रोमेरी टेक्निक मेथड। ठीक है, इसका आगे अपन मेथड भी लगा सकते हैं, क्योंकि टेक्निक है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन यूज्ड मेथड कौन सा है, तो प्रोमेरो टेक्निक मेथड इज द मोस्ट कॉमन मेथड। नेक्स्ट टेक्निक आपके सामने दिखाई गई है, ये वाली टेक्निक क्या है, ऑप्शंस नंबर अपना, क्रोइनर टेक्निक। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या किया गया है, एम्पुलरी पार्ट के अंदर क्या किया, लाइगेट किया गया है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, अच्छे से विजिबल होगा कि एम्पुलरी पार्ट के अंदर सबसे पहले क्या किया गया, लाइगेशन किया गया है। इसके बाद में इसको कट डाउन कर दिया गया है, और जो एब्जॉर्बेबल सूचर है उसके साथ में क्या कर दी गई है, सुचरिंग कर दी गई है। तो ये कौन सी टेक्निक होती है, क्रोनर्स टेक्निक। अब आपके सामने जो टेक्निक आई है सामने, ये कौन सी है, इरविंग प्रोसीजर या फिर टेक्निक। तो इसमें देखिए, सबसे पहले क्या किया जा रहा है, ये इमेज नंबर 1 है, ये इमेज नंबर 2 है, एंड ये इमेज नंबर 3 है। ठीक है, कौन सी टेक्निक पढ़ रहे हैं, इरविंग टेक्निक। सबसे पहले यहाँ पे क्या कर दिया गया है, कट द एम्पुलरी इस्थेमेटिक जंक्शन। सबसे पहले एम्पुलरी इस्थेमेटिक जंक्शन के बीच में इन्होंने क्या लगा दिया, कट लगा दिया। अब इस कट लगाने के बाद में क्या किया, ये जो प्रोक्सिमल ट्यूब है और ये क्या है, डिस्टल फिलोपियन ट्यूब है। ठीक है, आप सभी को पता होगा प्रोक्सिमल किसे कहते हैं, फिलोपियन डिस्टल किसे कहते हैं। तो प्रोक्सिमल ट्यूब ये हो गई। अब इस प्रोक्सिमल ट्यूब का क्या कर दिया, ये देखिए, प्रोक्सिमल ट्यूब इज पुल्ड इनटू कैविटी, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो चैम्बर। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया गया, यूट्रस के अंदर ही एक चैम्बर बनाया, चैम्बर के अंदर इस प्रोक्सिमल ट्यूब को लाके होल्ड कर दिया, यहाँ पे भी एब्जॉर्बेबल सूचरिंग कर दी। तो ये प्रोक्सिमल ट्यूब क्या हो गई यहाँ पे। अब अगर यहाँ से ओवा भी बना, ओवम बना, तो यहाँ तक आके वापस उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, जबकि ये लिंक इसके बीच में टूट जाता है। तो ये भी क्या है, इरविंग प्रोसीजर टेक्निक इसे हम कहते हैं। और थर्ड वन के अंदर क्या कहा गया है, देखिए, ये जो डिस्टल ट्यूब है, ये वाली डिस्टल
ट्यूब इज buried into ब्रॉड लिगामेंट। और जो डिस्टल ट्यूब है उसको किस में डाल दिया गया है, ये जो इसके पीछे क्या है, ये ब्रॉड लिगामेंट है, इसके अंदर इस डिस्टल ट्यूब को यहाँ पे अटैच कर दिया गया है सर्जिकल सॉरी अपना एब्जॉर्बेबल सूचरिंग के साथ में। तो ये तीनों प्रोसीजर होते हैं किसके लिए काम में लेते हैं, ट्यूबेक्टोमी के लिए। ओके, ध्यान में रखना। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, अच्छा ये एक टेक्निक और बचती है इसके अंदर, ये कौन सी टेक्निक होती है, यूचिदा टेक्निक। इस टेक्निक में देखो क्या किया जा रहा है, ये जो स्टेमेटिक एम्पुलरी रीजन है यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया गया है, सिरिंज के साथ में इन्होंने क्या डाल दिया, नॉर्मल सेलाइन प्लस एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन क्यों डालते हैं, ताकि ब्लीडिंग कम हो, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, ठीक है, तो ब्लीडिंग कम हो इसलिए इन्होंने क्या डाल दिया, साथ में एपिनेफ्रिन डाल दिया। अब इन्होंने क्या किया, ये जो एम्पुलरी पार्ट है इसको इन्होंने क्या कर दिया, इलेवेट कर दिया यहाँ से, ठीक है, इलेवेट द ट्यूब एंड पुल्ड आफ्टर एक्सीजन ऑफ सीरोसा। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया, ट्यूब को यहाँ पे इलेवेट किया और यहाँ पे जो सीरोसा के अंदर इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे इंसिजन लगा दिया। अब इंसिजन लगाने के बाद में इन्होंने दोनों साइड दोनों एंड से क्या कर दिया, ट्यूब को कट करके बाहर निकाल दिया, और ये जो दोनों इंसिजन वाले पार्ट है इसको यहाँ पे ब्रॉड लिगामेंट से इन्होंने अगेन यहाँ पे क्या कर दिया, अटैच कर दिया। ठीक है, जो डिस्टल ट्यूब बच जाती है इसको अगेन उन्होंने क्या कर दिया, सुचरिंग कर दी। सुचरिंग किससे करते हैं, तो वाइक्रिल, ठीक है, एब्जॉर्बेबल सुचर होता है वाइक्रिल, ठीक है, तो वाइक्रिल से क्या कर सकते हैं हम, सुचरिंग कर सकते हैं, क्योंकि इज ए टाइप ऑफ एब्जॉर्बेबल सुचर। तो ये कौन सी टेक्निक होगी, यूचिदा टेक्निक, और चारों टेक्निक हमने पढ़ ली है ट्यूबल लाइगेशन की, ठीक है, या फिर ट्यूबेक्टोमी की। आइडेंटिफाई द डिवाइस इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फोटोग्राफ। इस फोटोग्राफ के अंदर आपको जो ये इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, दास सर्वाइकल डायलेटर, हैगार्स सर्वाइकल डायलेटर, हॉकिन एम्बलर्स सर्वाइकल डायलेटर, या फिर फीमेल मेटल कैथेटर। इस इमेज के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है वो क्या है, हेगार्स सर्वाइकल डायमीटर। हेगार्स नाम का एक साइंटिस्ट था, इसने क्या किया, अपना सर्वाइकल डायमीटर इन्होंने बनाया। ठीक है, तो किस काम में आता है, सर्विक्स के डायलेशन में काम में आता है। तो क्या काम होता है इसका, हेगार यूज्ड टू डायलेट सर्वाइकल कैनाल, ओवस दोनों प्रकार के, कौन सा, एक तो हो गया एक्सटर्नल ओवस और दूसरा कौन सा हो गया, इंटरनल ओवस, इन दोनों का डायलेट कर सकता है। और इसके अंदर एक सेट के अंदर टोटल कितने हेगार डायलेटर आते हैं, 12 डायलेटर आते हैं। और जो ऐसा डायमीटर जो एकदम जो लोवेस्ट वाला आपको जो दिखाई दे रहा है, इसका डायमीटर कितना होता है, हाफ एम का डायमीटर होता है इसका। और जो लार्जेस्ट इसके अंदर होता है वो होता है 23/24 mm, ठीक है, स्मॉलेस्ट एंड दिस इज द लार्जेस्ट। नेक्स्ट, अभी जो आपको इमेज दिखाई गई है ये क्या है, डास डायलेटर, या फिर इसी को, ये भी क्या सेम काम करता है जैसा सर्वाइकल डायलेटर काम कर रहा था वैसा ही ये डायलेटर है, बट साइंटिस्ट अलग था तो इसने अपना नाम दे दिया इसको। अब जो इमेज आपको दिखाई दे रही है इसका क्या नाम है, हॉकिन एम्बलर्स डायलेटर। ये भी क्या काम आता है, ये भी हमारे सर्वाइकल डायलेटर के अंदर जैसा ही काम करेगा, बट इसके अंदर से ओनली सिंगल एंड को यहाँ पे जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, ड्यूअल एंड यहाँ पे क्या होल्ड करने के लिए इन्होंने बनाया है। बट डास डास डायलेटर और जो हेगार डायलेटर है वो दोनों ही डबल, दोनों साइड से अपन सर्विस के डायलेशन में काम में ले सकते हैं। ये कौन सा डायलेटर हो गया, हॉकिन एम्बलर्स डायलेटर। अब ये इमेज कौन सी है देखिए, एक प्रकार का मेटल कैथेटर है,
कौन सा? फीमेल। तो क्या नाम हो गया? फीमेल मेटल कैथेटर। यूज में क्या आता है? यूज्ड फॉर एम्प्टी द ब्लैडर बिफोर वेरियस वेजाइनल ऑपरेशन। नेक्स्ट, सिस्टोसील का पता भी यहाँ पे अपन लगा सकते हैं इस ब्लेडर की मदद से, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ट्रू अबाउट ऑब्स्टेटिक फोर्सेप शोन बिलो। आपको जो इमेज दिखाई गई है, ये कौन सी ऑब्स्टेटिक फोर्सेप है और इसके रिलेटेड क्या ट्रू है, ठीक है। अभी मैं इन फोर्सेप्स के बारे में बताऊंगा, आपको एमसीक्यू बनता है इनसे भी। तो इट इज नॉट यूज नाउ डेज। आपको ट्रू का पता लगाना है कि जो आपको फोर्सेप दिखाई गई है, इसमें से कौन सा ऑप्शन इस फोर्सेप के लिए ट्रू है। इट इज नॉट यूज नाउ डेज, आज के टाइम में ये यूज में नहीं आती है। लॉन्ग शैंक्स दैट आर सेपरेटेड एंड स्लाइटली कर्व्ड बियॉन्ड द लॉक, ठीक है। इसके क्या है? लॉन्ग शैंक्स है, ठीक है। जो डायमीटर है ये क्या है? लॉन्ग शैंक्स है यहाँ पे। दूसरा, सेपरेटेड है एंड स्लाइटली कर्व्ड बियॉन्ड द लॉक, ये क्या है? स्लाइटली कर्व्ड है। नॉट यूजफुल इन डिलीवरिंग आफ्टर कमिंग हेड इन ब्रीच, ये जो है वो ब्रीच डिलीवरी के अंदर हेड को यहाँ पे जो है सबसे पहले आफ्टर डिलीवरी कमिंग हेड, मतलब ब्रीच प्रेजेंटेशन के अंदर अपन हेड कैसे लॉक करेंगे। नेक्स्ट, यूज्ड फॉर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी ऑफ लार्ज साइज बेबी, लार्ज साइज बेबी के नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के अंदर काम में आता है ये फोर्सेप। क्या रहेगा अपना करेक्ट आंसर इस एमसीक्यू में? तो देखिए इस फोर्सेप के लिए कौन सी बात ट्रू है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी के अंदर वही यही बात ट्रू है। लॉन्ग सेंग्स दैट आर सेपरेटेड एंड स्लाइटली कर्व्ड बियॉन्ड द लॉक, ठीक है। तो ये इसके बारे में यही बताया गया है। बट नॉट यूज इन नाउ डेज, ठीक है। नॉट यूजफुल इन डिलीवरी आफ्टर कमिंग ऑफ हेड, इसके लिए यूजफुल ये होता है नॉट यूजफुल, जबकि ये यूजफुल होता है, ठीक है, इस कंडीशन के अंदर भी। नेक्स्ट, यूज फॉर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, ये नॉर्मल वेजाइनल, अगर लार्ज बेबी होगा तो आप फोर्सेप की मदद से, आपको थोड़ा ज़्यादा लार्ज बेबी होगा तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टक वगैरह हो जाए तो उसके अंदर फोर्सेप्स हम काम में लेते हैं, ठीक है। बट केवल हेड लार्ज हो, ठीक है, तो और साथ में लार्ज बेबी हो तो उसके अंदर हम इसको काम में नहीं लेते हैं। तो देखिए थोड़ा सा अपन इसके बारे में, फोर्सेप्स के बारे में पढ़ेंगे, फोर्सेप्स कैसे काम आती है। सबसे पहले फोर्सेप्स होती क्या है, ठीक है। फोर्सेप्स आर पेयर्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट facilitated extraction and assistance in delivery of fetus head, डिलीवरी ऑफ fetus head, ठीक है। fetus head की डिलीवरी के अंदर ये क्या करती है? असिस्ट करती है, ठीक है, डॉक्टर्स को। तो ये क्या क्या कहते हैं इसको? फोर्सेप। बहुत टाइप की फोर्सेप आती है, ठीक है, लाइक किलेंट फोर्सेप हो गई, पीपर फोर्सेप हो गई। अभी मैं इन सब की आपको इमेज दिखाऊंगा, बट थोड़ा बहुत आप जान लीजिए इसके बारे में। तो फोर्सेप के कुछ टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप कौन सा होता है? आउटलेट या फिर शॉर्ट कर्व। सेकंड टाइप कौन सा होता है? लो कैविटी या फिर लॉन्ग कर्व। थर्ड टाइप कौन सा होता है? मिड कैविटी या फिर रोटेटिंग फोर्सेप, ठीक है। कुछ कुछ ऐसी फोर्सेप होती है जो हेड को रोटेशन में काम में आती है। कुछ ऐसी फोर्सेप होती है जो लॉन्ग रहती है, तो अंदर तक जाके हेड को कंप्लीट यहाँ पे कर सकती है, बाउंड कर सकती है। कुछ होती है जिसमें शॉर्ट कर्व देखने को मिलता है, लाइक दिस। इसमें क्या है? शॉर्ट कर्व है और ये आगे से केवल मुड़ी हुई है, पीछे से क्या है? स्ट्रेट है ये, ठीक है। तो अब देखो शॉर्ट आउटलेट कर्व कहाँ यूज में आएगी? जब क्या हो? हेड क्या हो? विजिबल एंड स्काल्प भी क्या हो? विजिबल, ठीक है। जब हेड विजिबल हो, स्काल्प विजिबल हो, इन इस टाइम पे जो फोर्सेप काम आती है, इसको हम क्या कहते हैं? शॉर्ट कर्व फोर्सेप। अब इसकी फोर्सेप का आपको एग्जांपल का पूछा जाता है, देखो
शॉर्ट कर्व फोर्सेप का एग्जाम्पल कौन सा है, आपको नीचे फोर्सेप्स के कुछ नाम दे देते हैं। तो देखिए शॉर्ट कर्व फोर्सेप का एग्जाम्पल का नाम क्या है, व्रिगली। ठीक है, व्रिगली फोर्सेप किस टाइप का है, आउटलेट या फिर शॉर्ट कर्व। ठीक है, आउटलेट से आप क्या समझते हो, आउटलेट का मतलब होता है वल्वल आउटलेट, मतलब वल्वल जो वल्वा वाला एरिया है वहां पे हेड का विजिबल होना, वो क्या होता है, वल्वल आउटलेट। तो इसमें जो फोर्सेप आती है उसका क्या नाम है, व्रिगली। नेक्स्ट फोर्सेप की बात करते हैं तो वो कौन सी है, लो कैविटी या फिर लॉन्ग कर्व। ये कहाँ यूज आती है, हेड एट या फिर बिलो टू इस्चियल स्पाइन। ठीक है, इस्चियल स्पाइन का जो लेवल होता है, तो उस लेवल पे या तो हेड हो या फिर उससे स्लाइटली नीचे हो, तब कौन सी फोर्सेप काम आती है, लो कैविटी फोर्सेप या फिर लॉन्ग कर्व फोर्सेप। ठीक है, ध्यान में रखना, लो कैविटी फोर्सेप या फिर लॉन्ग कैविटी फोर्सेप। तो यहाँ पे रोटेशन के लिए भी काम में आनी चाहिए। ऐसी फोर्सेप का क्या नाम होता है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पूछ जाते हैं। ठीक है, भले आपका इसका यूज नहीं पता हो, बट एग्जाम्पल में आप ध्यान रखना कि शॉर्ट कर्व कौन सी है, लॉन्ग कर्व कौन सी। तो इसके एग्जाम्पल का नाम क्या है, वो है सिम्पसन। ठीक है, सिम्पसन फोर्सेप। अपनी तरफ से भी एक बार इनकी इमेज देखना, और मैं भी इमेज विजिबल कर दूंगा आप सभी को। अब नेक्स्ट जो टाइप होता है फोर्सेप का वो कौन सा होता है, रोटेटिंग फोर्सेप। तो इसके अंदर क्या है, अबोव इस्चियल स्पाइन। ठीक है, फीटस हेड कहाँ पे होना चाहिए, अबोव होना चाहिए, इस्चियल स्पाइन के बाहर होना चाहिए, आउटसाइड में होना चाहिए, तो ही ये क्या कर पाएगी, रोटेट कर पाएगी। तो यहाँ पे क्या है, रोटेशन करने के लिए जो फोर्सेप काम में ली जाती है इसका क्या नाम होता है, किलैंड फोर्सेप। तो तीनों फोर्सेप इंपॉर्टेंट है, नाम तीनों के ही पूछे रहते हैं एग्जाम के अंदर, तो आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, और जब लास्ट मिनट रिवीजन हो एलएमआर, तो आप उसमें आप क्या कर सकते हो कि ध्यान में रख सकते हो, इनको भूलोगे नहीं आप। तो अब देखिए आपके सामने कुछ फोर्सेप्स दिखाई दे रही होगी। तो ये कौन सी फोर्सेप है, सिम्पसन फोर्सेप। ठीक है, ये कौन सी फोर्सेप है, सिम्पसन फोर्सेप। इसको हमने क्या कहा, लॉन्ग केविटी फोर्सेप या फिर लॉन्ग कर्व फोर्सेप। क्या कहा था हमने इसको, लॉन्ग कैविटी फोर्सेप या फिर लॉन्ग कर्व फोर्सेप। ये कहाँ काम आती है, जब हेड एट द लेवल ऑफ इस्चियल स्पाइन या फिर बिलो द इस्चियल स्पाइन। कौन सी काम आती है, सिम्पसन। एग्जाम में देख लेना, पूछते हैं। इसके बाद में जो फोर्सेप आपको बताई थी वो कौन सी थी। ठीक है, इसके बाद में जो आती है किलैंड फोर्सेप आती है, और कौन सी आती है, ब्रिगली। अब ये वाली जो फोर्सेप है इसका क्या नाम है, व्रिगेली फोर्सेप। ठीक है, व्रिगेली के बारे में हमने क्या बताया था, आउटलेट शॉर्ट एंड शॉर्ट कर्व फोर्सेप। ठीक है, इसके अंदर क्या होना चाहिए, हेड विजिबल होना चाहिए, तभी क्या कर पाओगे आप, हेड की डिलीवरी कर पाओगे। और इसके नीचे दी गई आपको जो इमेज है ये कौन सी है, दिस इज द किलैंड फोर्सेप। ठीक है, किलैंड फोर्सेप के अंदर हमने क्या बताया था, मिड कैविटी या फिर रोटेटिंग। हेड को रोटेशन के अंदर काम में कौन सी कैविटी लेती है, तो किलैंड फोर्सेप हेड को रोटेशन में काम करती है। और ये कुछ बाकी के कुछ टाइप्स हैं जिसके अंदर है, हम आप देख सकते हो, अगर आपको एग्जामिनर में पूछ ले ये कौन सी फोर्सेप है, बार्टन फोर्सेप। ये कौन सी फोर्सेप है, किलैंड फोर्सेप। ठीक है, ये कौन सी फोर्सेप है, एलाइड फोर्सेप। दिस इज द पीपर फोर्सेप, दिस इज द ट्रैकर मैकलेन फोर्सेप। ठीक है, कुछ टाइप्स है फोर्सेप के। तो अब देखिए फोर्सेप आप कब लगाओगे। ठीक है, ऐसे तो है नहीं आप हर किसी के फोर्सेप लगा दोगे हर डिलीवरी के टाइम पे। ठीक है ना, तो फोर्सेप क्या करती है, असिस्टेंस का काम करती है। असिस्टेंस को आप पता लगाने के लिए कुछ यहाँ पे क्राइटेरियाज होते हैं। क्राइटेरिया फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्सेप क्या होता है, FORCEPS। ठीक है, फोर्सेप से ही क्या अपन देखेंगे, इसके क्राइटेरियाज को हम देखेंगे कि कब कब रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, फुल डायलेशन होना चाहिए सर्विक्स का। इसके बाद में सेकंड, ऑब्स्ट्रक्शन
कैसा देखने को मिले, एब्सेंट, किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं देखने को मिले, तब आप फोर्सेप लगा पाओगे। नहीं तो अगर आप ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर आपने फोर्सेप लगा दी तो वो मैटरनल इंजरी कर सकता है यूटेराइन को। इसके बाद में मेम्ब्रेन जो है वो कैसी होनी चाहिए, रप्चर। इसके बाद में क्या होना चाहिए, सीपीडी एब्सेंट। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, कॉर्ड प्रोलेप्स यहाँ पे नहीं देखने को मिलना चाहिए। और दूसरा आप सी से क्या समझ सकते हो, कॉन्ट्रेक्शन कंटिन्यू आने चाहिए। ठीक है, रेगुलर कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिलेंगे तभी तो बेबी का बर्थ आगे प्रोसेस बढ़ेगी। अब ई पे, ई से आप क्या समझते हो, एम्प्टी ब्लैडर। ब्लैडर कैसा होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए। पी से क्या होगा, प्रेजेंटेशन कौन सा होना चाहिए, वर्टेक्स। ये तो जरूरी है बहुत ज्यादा, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होगा तभी तो हेड आएगा। हेड पे कहाँ लगाते हैं, हेड पे लगाते हैं फोर्सेप, कभी बटक्स पे नहीं लगाते हैं। ठीक है ना, तो बटक्स पे लगेगी भी नहीं अगर आप लगाना चाहोगे तो। प्रेजेंटेशन कौन सा होना चाहिए, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसके बाद में सूटेबल हेड एंगेजमेंट। ठीक है, सूटेबल हेड जो हेड एंगेजमेंट है वो भी यहाँ पे अच्छी तरीके से होना चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरियाज है फोर्सेप के लिए, जब आप फोर्सेप एप्लीकेशन करते हो तो इन सब का ध्यान में रखना चाहिए। अब देखो कुछ एक दो एमसीक्यूज और बनते हैं, क्या ट्रैक्शन कितना लगाओगे फोर्सेप में। ठीक है, ऐसा तो है नहीं 50 किलो का प्रेशर लगा के आप खींच दोगे बेबी को, ऐसा नहीं होता है। तो देखिए फोर्सेप स्पेसिफिक एमसीक्यूज में आप क्या देखने को मिल सकता है, ट्रैक्शन। फोर्सेप एप्लीकेशन करने के बाद में आपको कितना ट्रैक्शन लगाना चाहिए। तो देखिए सबसे पहली अगर आपके पास में कौन सी हो, प्रीमी ग्रेविडा हो, और दूसरा आपके पास में कौन सी हो, मल्टी ग्रेविडा हो। तो प्रीमी ग्रेविडा के अंदर कितना ट्रैक्शन लगाओगे, तो 20 kg का आप जो है ट्रैक्शन लगा सकते हो। और मल्टी ग्रेविडा के अंदर बेबी बर्थ करवाने के लिए आपको जो है वो 13 kg का आपको ट्रैक्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों चांसेस अपना हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में हेड को रोटेशन करने के लिए कौन सी आती है, किलैंड फोर्सेप, एमसीक्यू पूछा गया है। अब किलैंड फोर्सेप को रोटेशन करने के लिए आप लगाओगे कहाँ पे, कौन से डायमीटर पे आप लगाओगे, तो ये होता है बाई पैराइटल डायमीटर। ठीक है, अब हेड में तो बहुत सारे डायमीटर होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेंटो वर्टिकल डायमीटर पे लगा के हेड को खींच रहे हो। हेड को इसी जगह पे आपको क्या करना है, फोर्सेप का आपको प्लेसमेंट करना है अगर रोटेशन लगाना है तो। ठीक है, या फिर उसको कब पकड़ना है तो। ठीक है, बाई पैराइटल डायमीटर इज द बेस्ट साइड फॉर प्लेसिंग द फोर्सेप। ओके, ये एमसीक्यू पूछा गया है, ध्यान में रखना। दूसरा, अगर आप क्या करते हो, वैक्यूम अगर आप लगाते हो, वैक्यूम डिलीवरी अगर आप करवाते हो, तो देखो या इसको आपको कहाँ लगाना होता है, वैक्यूम में साइड कहाँ होती है, तो सेजाइटल सूचर पे 3 सेंटीमीटर एंटीरियर टू पोस्टीरियर फोंटानेल। यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, वैक्यूम अपन यहाँ से लगा के जो है वो बेबी को बाहर निकाल सकते हैं। फोर्सेप डिलीवरी से दूसरी अलग बात कर रहा हूँ मैं, वैक्यूम डिलीवरी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेशर कितना होना चाहिए, तो 8 kg सेंटीमीटर स्क्वायर का यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं आपने जो फर्स्ट टाइम पे वैक्यूम को अप्लाई किया और आपने डायरेक्ट जो 8 सेंटीमीटर का प्रेशर दे दिया, ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना है, 1 kg 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को प्रेशर को बढ़ाते बढ़ाते आपको कितना लेके जाना है, 8 सेंटीमीटर पे। इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये टोटल प्रेशर अराइज करना है। तो प्रेशर लगाने के बाद में डिलीवरी जो है वो टोटल अपनी कितने होनी चाहिए, 10 मिनट्स टू लेके 15 मिनट्स के अंदर डिलीवरी हो जानी चाहिए। और इसके लिए आपको क्या करना होता है, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया अपना फोर्सेप डिलीवरी। साथ साथ में वैक्यूम डिलीवरी से एक दो एमसीक्यू बनते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखना। आपको प्रेशर किस हिसाब से लगाना है, 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से आपको प्रेशर जनरेट बढ़ाते जाना है 8 kg मैक्सिमम तक। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ फिटल स्कल इन दिस फोटोग्राफ। आपको जो फोटोग्राफ दिख रही है यहाँ पे कौन सा डायमीटर जो है वो लार्जेस्ट है फिटल स्कल का। ठीक है, तो फर्स्ट वाली लाइन में आपको बता दूं कि ये कौन सा डायमीटर है, ये 1 नंबर डायमीटर है। इसके बाद में ये कौन सा डायमीटर है, ये 4th नंबर डायमीटर है। और ये कौन सा डायमीटर है, ये 2nd नंबर डायमीटर है। और ये कौन सा डायमीटर है, ये 3rd नंबर डायमीटर है। और इसके बाद में ये कौन सा डायमीटर है, ये 5th नंबर डायमीटर है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 5 डायमीटर मैंने आपको इमेज में बनाए हैं। अगर मे भी इमेज अच्छे से विजिबल नहीं हो रही है आपको, तो 1 2 3 4 5 जो मैंने आपको मार्क्स डिनोट किए हैं तो वो आप हैं।
वो आपको मतलब पता लगाना है। तो ऑप्शन क्या है, 1324, कौन सा डायमीटर है जो सबसे ज़्यादा है। देखो यहाँ पे फिफ्थ वाला तो ऑटोमेटिकली मैंने हटा दिया है क्योंकि मैंने ऑप्शंस में नहीं दिया है, तो फिफ्थ वन तो लॉन्गेस्ट है नहीं। ठीक है, तो इसको अपन यहीं पे क्रॉस कर देते हैं, बट आपको पता होना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा डायमीटर्स के बारे में। तो देखिए इसके अंदर जो लार्जेस्ट डायमीटर होता है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो डी में कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ वन ऑप्शन है। तो इसका क्या नाम होता है, मेंटो वर्टिकल। ठीक है, ये कौन सा पार्ट होता है, मेंटम। ये कौन सा पार्ट होता है, वर्टेक्स, वर्टिकल वाला पार्ट। तो ये डायमीटर जो होता है वो लार्जेस्ट होता है। कितना सेंटीमीटर होता है, लेंथ की अगर पूछे कितना सेंटीमीटर होगा तो 14 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। और इसमें आपको प्रेजेंटेशन कौन सा मिलता है, ये भी एग्जामिनर पूछता है कि जब आपको मेंटो वर्टिकल में हेड है, और ये तो हो गया अपना लार्जेस्ट डायमीटर। अब इस लार्जेस्ट डायमीटर में आपको कौन सा प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा, तो यहाँ प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है वो क्या, ब्रो प्रेजेंटेशन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ब्रो प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। इसके बाद में देखिए सब मेंटो ब्रेगमेटिक, फिफ्थ नंबर डायमीटर जो था वो कौन सा था, सब मेंटो ब्रेगमेटिक। ठीक है, सब मेंटो ब्रेगमेटिक डायमीटर जो है, इसका डायमीटर लेंथ कितना रहता है, इसका 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है, ब्रेगमा। और मेंटम के नीचे का पार्ट कौन सा होता है, सब, मतलब नीचे वाले पार्ट के लिए अपन जो टर्म यूज में लेते हैं वो सब मेंटो। ठीक है, और ये कौन सा पार्ट हो गया, एंटीरियर फोंटानेल ब्रेगमा, एंड पोस्टीरियर फोंटानेल कौन सा होता है, लेमडा। तो सब मेंटो से लेकर ब्रेगमेटिक वाला पार्ट कौन सा होता है। अब यहाँ पे प्रेजेंटेशन कौन सा रहता है अपना, तो कौन सा रहेगा, फेस प्रेजेंटेशन। इसके बाद में कौन सा आता है, ऑक्सीपिटो फ्रंटल। ठीक है, जो थर्ड वन वाला है ऑक्सीपिटो फ्रंटल। अब इसके अंदर कितना रहता है, 11.5 सेंटीमीटर। इसके अंदर भी कौन सा आता है प्रेजेंटेशन, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद में कौन सा आता है, सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक। सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक से कितना आएगा, यहाँ से लेके अगर यहाँ तक कोई चलाया जाए, ये कौन सा है, सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक। तो इसके डायमीटर कितना होता है, 9.5 सेंटीमीटर। इसके अंदर भी कौन सा प्रेजेंटेशन रहता है, तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। अब कौन सा आता है, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। ठीक है, ऑक्सीपिट से लेके जो फ्रंटल वाला रीजन है ये वाला, ये इसका डायमीटर कितना रहता है, तो इसका डायमीटर रहता है अपना 10 सेंटीमीटर का। इसके अंदर भी कौन सा प्रेजेंटेशन रहता है, तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन का ध्यान में रखना, एमसीक्यू पूछते हैं। ये तो मंटो वर्टिकल का तो बहुत बार एमसीक्यू पूछा गया है, तो ध्यान में रखना। और प्रेजेंटेशन कौन सा होता है वो भी आप ध्यान में रखना। और लॉन्गेस्ट डायमीटर कितना रहता है ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब कौन सा आता है, सब मेंटो वर्टिकल। सब मेंटो वर्टिकल कितना होता है, 11.5 सेंटीमीटर का। यहाँ पे प्रेजेंटेशन जो कौन सा रहेगा वो कौन सा रहेगा, फेस प्रेजेंटेशन। तो ये कुछ डायमीटर्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखना। अपने आप खुद से एक बार इमेज देख के जरूर जाना ताकि आपके कंफ्यूजन नहीं रहेगी। नेक्स्ट एमसीक्यू, पेल्विस शेप टाइप एज शोन इन द फोटोग्राफ। इस फोटोग्राफ के अंदर आपको कौन सा पेल्विस दिखाया गया है, गायनेकोइड पेल्विस, एंड्रॉइड पेल्विस, प्लेटिपोइड पेल्विस, या फिर एंथ्रोपोइड पेल्विस। देखिए इस इमेज में जो आपको पेल्विस बताया गया है वो कौन सा है, एंड्रॉइड पेल्विस। ठीक है, एंड्रॉइड पेल्विस इसको बताया गया है। अब देखो एंड्रॉइड पेल्विस के अंदर इनलेट कैसी होती है, तो इनलेट यहाँ पे कैसे देखने को मिलती है, ट्राई एंगुलर। ठीक है, ट्राई एंगुलर यहाँ पे इनलेट देखने को मिलती है। ये कौन सा इमेज हो गया, एंड्रॉइड पेल्विस। और ये किस में देखने को मिलता है, मेल पेल्विस में। तो अब देखिए कुछ पेल्विस के टाइप है। गायनेकोइड पेल्विस, गायनिक मतलब कौन होती है, फीमेल। तो फीमेल के अंदर कौन सा पेल्विस देखने को मिलता है, तो
गायनेकोइड पेल्विस, और जो इसकी जो इनलेट है वो कैसी देखने को मिलती है आपको, राउंड देखने को मिलती है। ये एमसीक्यू पूछते हैं कि फीमेल पेल्विस कैसी रहती है गायनेकोइड में, राउंड पेल्विस, राउंड इनलेट। नेक्स्ट कौन सा आता है, प्लेटिपोइड। अब प्लेटिपोइड के अंदर क्या रहता है, ट्रांसवर्स ओवल इनलेट रहती है। मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर लिख रहा हूँ, मतलब वो क्या लिख रहा हूँ मैं, इनलेट लिख रहा हूँ इसका। तो प्लेटिपोइड में कैसी रहेगी, प्लेट के जैसे स्ट्रक्चर बन जाएगी यहाँ पे, तो कैसा हो जाएगा, ट्रांसवर्स ओवल यहाँ पे इनलेट हो जाएगी। अब आता है एंड्रॉइड। एंड्रॉइड के अंदर मैंने आपको बताया कौन सी रहती है, ट्राई एंगुलर। ठीक है, ट्राई एंगुलर ये आपके बन रहा है यहाँ से, आप ध्यान में रखो। इस प्रकार की इनलेट अगर बनेगी तो वो किस में आएगा, एंड्रॉइड में। और एंड्रॉइड पेल्विस किस में आता है, मेल्स के अंदर। नेक्स्ट है एंथ्रोपोइड। अब एंथ्रोपोइड के अंदर किस प्रकार की इनलेट देखने को मिलेगी, एंटीरियर पोस्टीरियर में क्या रहेगी, ओवल। ये तो क्या था, ट्रांसफर साइड में ओवल थी, ये कौन सा है, एंटीरियर पोस्टीरियर। तो आप लिख सकते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर ओवल इनलेट। ठीक है, इतने ही एमसीक्यू बनते हैं, ज़्यादा एमसीक्यू नहीं बनते हैं। बाकी रॉबर्ट पेल्विस, नेगल्स पेल्विस, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है। मैंने आपको कंप्लीट जो फीटल मेटरनल पेल्विस पढ़ाया है मैंने आपको, उसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट तरीके से मेटरनल पेल्विस समझाया है, किस प्रकार से जो है अटैचमेंट होता है, इनोमिनेट बोन किस प्रकार से अटैच होकर क्या बनाती है, मैंने आपको हर एक चीज़ पढ़ा रखा है। आप जब हमारे आरएनसीसी के जो पेज पे आप वीडियोज सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको इसकी मेटरनल पेल्विस करके आपको एक यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स देखने को मिल जाएगा। उस पेल्विस के अंदर जितने भी एमसीक्यू बनते हैं मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ, कौन कौन से लिगामेंट होते हैं, कौन कौन सा जॉइंट बनाते हैं, सब चीज़ वहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि वो मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक है, फिर से वो पढ़ाऊंगा। अगर जो बच्चे मेरा रेगुलर कंटेंट देखते हुए आ रहे हैं तो वो उनके थोड़ा टाइम यहाँ पे थोड़ा उनका खराब होगा, खराब तो नहीं कहूँगा उनका, मैं नहीं चाहता कि उनका दो दो बार पढ़े, इससे अच्छा कोई नई चीज़ पढ़े। तो और आपके लिए है कि जो नए बच्चे हैं वो प्रीवियस वाला एमसीक्यू सीरीज आके जरूर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर भी आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। ठीक है, मैटरनल पेल्विस के साथ में और मैंने वहाँ पे कुछ कंडीशंस बताई है, वहाँ पे कुछ एमसीक्यू सोल्व कराए हैं, तो आपके लिए वो वहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपने ये वीडियो के साथ में वो वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको वो वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आए हो और जिन्होंने प्रीवियस में वो वीडियो देखा हुआ है तो उसके लिए भी ये एक रिवीजन के हिसाब से काम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ड्यूरेशन फॉर द यूजेस ऑफ बैरियर मेथड्स इन वैसेक्टोमी। ठीक है, जब वैसेक्टोमी किस में करते हैं, तो वैसेक्टोमी हम करते हैं किसमें, मेल में। अब जब मेल में आप वैसेक्टोमी करते हो तो इसमें कितने टाइम तक जो है वो बैरियर मेथड को यूज में लेना चाहिए। बैरियर मेथड कौन सा होता है, बैरियर मेथड होते हैं वो जो फर्टिलाइजेशन को रोकता है। ठीक है, वैसेक्टोमी खुद एक प्रकार का बैरियर मेथड के अंदर ही काम आती है, इसे हम क्या कहते हैं, सर्जिकल बैरियर मेथड। मतलब अपन सर्जिकली अपन ने क्या किया, वास्ट डिफरेंस को कट लगा के लाइगेट कर दिया, अलग अलग कर दिया, जिससे प्रकार से अपन ने ट्यूबेक्टोमी किया, वैसे प्रकार से वैसेक्टोमी करते हैं मेल के अंदर। तो आफ्टर वैसेक्टोमी कितने टाइम तक जो है वो बैरियर मेथड को यूज में लेना है, क्योंकि उस टाइम पीरियड के अंदर भी मदर जो है वो प्रेग्नेंट हो सकती है। तो ये आपको टाइम ड्यूरेशन पूछा है, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 12 मंथ। तो देखिए आफ्टर वैसेक्टोमी कितने टाइम तक, 90 डेज तक जो है वो आपको मेल को आपको एजुकेट करना है कि आपको 90 डेज तक जो 3 मंथ तक जो है आपको क्या करना है, बैरियर मेथड्स का यूज लेना है, लाइक कॉन्डम्स वगैरह का यूज में लेना है ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। तो कि वो क्या करेगा, आपके प्रेगनेंसी को अवॉइड करेगा। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि जो प्रेग्नेंट हो जाती है फिर वो वापस पूछने के लिए आते हैं कि भाई हमारा इफेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ वेस्ट डिफरेंस वाला। तो अगर आप उसको वैसेक्टोमी अगर समझाओगे नहीं तो वो उसको गलत मानेगा। ठीक है, और हॉस्पिटल सेटिंग्स के ऊपर उसका ट्रस्ट भी कम हो जाएगा। अगर कोई अनएजुकेटेड पर्सन है उसने ये करवाया है, ठीक है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर ये आती है ये सब चीज़ें। तो इतने टाइम तक 90 डेज तक आप उसको समझाओगे, उसको बताओगे कि आपको क्या करना है, बैरियर मेथड्स का यूज में लेना है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम डू यू एक्सपेक्ट टू सी इन ए पेशेंट डायग्नोज विथ एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस। ठीक है, क्या कंडीशन देखने को मिली है, एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस वाली कंडीशन अराइज हुई है, और यहाँ पे आपको कौन सा सिम्टम देखने को मिलेगा, एक्सपेक्ट पूछा है, एक्सेप्ट नहीं पूछा है। तो आपको एग्जाम में इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना, अवेयर रहना। 3 घंटे मिलते हैं, मोर देन सफिशियंट टाइम है। अगर आप पढ़ के जा रहे हो, रिवीजन आपका अच्छा है, तो आपके सामने 3 घंटे का टाइम मोर देन सफिशियंट टाइम है। तो हर एक एमसीक्यू को अच्छा टाइम देना है, ऐसे नहीं कि आप 15-20 मिनट लेके एक ही एमसीक्यू बैठे हो। ठीक है, अगर वो आ रहा है तो उसका टाइम कम हो जाएगा। अगर जो आपने 1 मिनट के अंदर अगर आपने वो करेक्ट आंसर दे दिया तो उस एमसीक्यू का टाइम आप दूसरे एमसीक्यू पे लगाओ जो आपको थोड़ा समझने में मुश्किल हो रही है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको थोड़ा नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल होगा, साथ साथ में आपका पेपर भी अच्छा होगा। ऑप्शंस क्या है अपने पास में, जॉन्डिस एंड फ्लैंक पेन, ऑस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस एंड चिल,
बर्निंग सेंसेशन ऑन यूरिनेशन, पॉलीयूरिया एंड नोक्चूरिया। ठीक है, क्या बताया गया है? एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या बता रहा है आपको? जॉन्डिस एंड फ्लैंक पेन। ठीक है, तो फ्लैंक पेन आप समझ सकते हो कि ठीक है, रीनल प्रॉब्लम हो रही है पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर, तो फ्लैंक पेन देखने को मिल सकता है। मगर जॉन्डिस आ रहा है तो ये किसकी कौन कंडीशन? किडनी में ये नहीं होता है। जॉन्डिस होता है किसमें होता है? लीवर डिजीज के अंदर या फिर गाल ब्लैडर वाली कंडीशंस के अंदर। तो अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो यहाँ पे अपना इनकरेक्ट हो जाता है। मैं आपको ये सोल्व करना बता रहा हूँ कि आपको एमसीक्यू कैसे सोल्व करना है, अगर आपको उसका आंसर नहीं आ रहा है तो। ठीक है, बट आपको बाकी के एमसीक्यूज को, आपको ऑप्शंस को आपको बाहर निकालना है, एक्सक्लूड करते हुए चलना है। अब देखिए पॉलीयूरिया एंड नोक्चूरिया। ठीक है, पॉलीयूरिया एंड नोक्चूरिया की कंडीशन, नोक्चूरिया की कंडीशन जो है वो इस कंडीशन के अंदर नहीं आती है। नोक्चूरिया की कंडीशन की कब आती है? जब आप जो बेड टाइम वेटिंग करते हो। ठीक है, तो वो क्या होता है? नाइट टाइम आपको जो ज्यादा टाइम पे आपको यूरिन आउटपुट करने का हो तो वो होता है नोक्चूरिया। तो ये कोई अलग कंडीशन है। यहाँ पे क्या आपको बताया? पाइलोनेफ्राइटिस। आपको देखो पाइलोनेफ्राइटिस थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। नेफ्राइटिस मतलब रीनल नेफ्रॉन से रिलेटेड। ठीक है, और पाइलो मतलब जो पाइलोरिक पार्ट होता है उसका, वहां से जो पाइलोरस पार्ट होता है, जो जब आप पढ़ोगे किडनी की स्ट्रक्चर, उसके अंदर पाइलोरस पार्ट रहता है। तो वहां पे अगर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो रहा है तो ये थोड़ा उससे रिलेटेड है, बट इतना करेक्ट नहीं है जो आपसे पूछा गया है। एक्सपेक्ट मतलब ऐसा सिम्टम कि ये इसमें आएगा ही आएगा। ठीक है, जो आप ये अकेला सिम्टम ऐसा है कि ये आपको आराम से बता देगा कि कंडीशन क्या है। तो अपना ये भी अपन एक्सक्लूड करते हैं। बर्निंग सेंसेशन ऑन यूरिनेशन। तो बर्निंग सेंसेशन यूरिनेशन कब देखने को मिलता है? जब ब्लैडर इन्फेक्शन हो, मतलब सिस्टाइटिस वगैरह, तो ये सब हो तब क्या आता है? बर्निंग सेंसेशन। अब बचा कौन सा ऑप्शन है अपना? ऑप्शन नंबर 2, कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस एंड चिल्स। ठीक है, ये जो कोस्टोवर्टिब्रल एंगल रहता है, यहाँ पे अपनी क्या रहता है? किडनी वगैरह। ठीक है, जो किडनी का जो पाइलोरस एंड पार्ट है, तो ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? कोस्टोवर्टिब्रल एंगल में रहता है। एंड अब जब इन्फेक्शन हुआ तो क्या होगा? फीवर आएगी, फीवर आएगी तो क्या आएगा? पेशेंट को चिल्स आएगा। ठीक है, चिल मतलब शिवरिंग जैसी कंडीशन, ठंड लगेगी उसको। तो कोस्टो वर्टिब्रल एंगल के अंदर अगर टेंडरनेस देखने को मिले तो ये क्या डिनोट करेगा? कि एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस वाली कंडीशन हो चुकी है। और ये नोक्चूरिया पोलियूरिया की कंडीशन तो आपको जब ओल्डर एज के पेशेंट होते हैं उनमें नॉर्मल कंडीशन रहती है नोक्चूरिया पोलियूरिया। ठीक है, ओल्डर कंडीशन के अंदर पेशेंट के अंदर जो यूरिनरी रिटेंशन पावर भी कम रहती है। ठीक है, तो देखने को ज़्यादा यूरिन आउटपुट करते हैं वो बूढ़े लोग होते हैं जो। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? कोस्टो वर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस एंड चिल्स इज द करेक्ट आंसर। अब आप देखिए, आपको ये एंगल बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, इन्होंने एग्जामिनर ने क्या किया है, देखो अपने हैंड से कहाँ रखा है इन्होंने? इस एंगल पे हैंड रखा है, और ये इन्होंने एक एंगल बनाया है। एंगल कौन सा होता है? इसके बीच का जो एंगल है ये कौन सा है? कोस्टो वर्टिब्रल एंगल। इस इमेज के अंदर देखिए 12th रिब से अपन ने इन्होंने क्या किया? एक इमेजनरी ड्राइंग इन्होंने बनाई है, और इसके बीच के एंगल में क्या रहता है? अपना पाइलोरस पार्ट रहता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर पेन हो रहा है तो मतलब क्या हो गया? टेंडिनस थ्योरी क्या हो गया? कि भाई उसको एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, विच इंस्ट्रक्शन डू यू इंक्लूड इन द टीचिंग केयर प्लान फॉर ए पेशेंट विथ सिस्टाइटिस? सिस्टाइटिस आ गया यहाँ पे। रिसीविंग फेनाजोपायरिडिन। ठीक है, फेनाजोपायरिडिन ले रहा है वो पेशेंट, और आप उसको कौन सा टीचिंग केयर प्लान आपको उसको बताना है? ऑप्शन क्या है? इफ द यूरिन टर्न्स ऑरेंज रेड, कॉल द डॉक्टर। आपका अगर यूरिन ऑरेंज रेड आता है तो आपको डॉक्टर को बताना है। या फिर टेक फेनोपायरिजिडिन जस्ट बिफोर यूरिनेशन एंड टू रिलीव पेन। आपको यूरिनेशन से पहले लेनी है, फिर आपको यूरिन आउटपुट करना है ताकि पेन कम हो। वंस पेनफुल यूरिनेशन इज रिलीव्ड, डिसकंटिन्यू प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स। आपका अगर यूरिन का जो पेन है, यूरिनेशन के टाइम पे पेन हो रहा है, अगर वो डिसकंटिन्यू हो जाता है, ठीक है, रिलीव हो जाता है, तो आपको क्या करना है? एंटीबायोटिक्स को आपको होल्ड कर देना है। ठीक है, डिसकंटिन्यू करनी है, रोक देनी है। आफ्टर पेनफुल यूरिनेशन इज रिलीव्ड, स्टॉप टेकिंग फेनाजोपायरिडिन। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा?
तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है, वो यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। आफ्टर पेनफुल यूरिनेशन आपको क्या कर सकते हो, आप इस ड्रग को जो है वो स्टॉप कर सकते हो, क्योंकि ये ड्रग मेनली काम में किस में आती है, डिसयूरिया के अंदर। ठीक है, अगर डिसयूरिया मतलब पेनफुल यूरिनेशन अगर हो रहा है पेशेंट को, तो आप क्या दोगे, पायरिडियम दोगे। ठीक है, पायरिडियम इसका ब्रांड नेम है, इसके अंदर होता है क्या है, फेनाजोपायरिडिन। दूसरा देखो यहाँ पे, इफ द टर्न्स यूरिन कॉल द डॉक्टर, आपको कॉल करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि इससे भी क्या होता है, ऑरेंज रेड कलर का यूरिन आता है, तो ये क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग है, इसके लिए आपको घबराना नहीं। अब ऑरेंज रेड कलर क्यों आता है, क्योंकि इसके ड्रग के अंदर क्या रहती है, डाई मिक्स रहती है, इसलिए इसके अंदर ऑरेंज रेड कलर आपको देखने को मिल सकता है। तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होता है, करेक्ट होता है। और यहाँ पे एंटीबायोटिक्स को आपको नहीं स्टॉप करनी है, क्योंकि कंडीशन क्या हो रही है, सिस्टाइटिस हो रही है, तो जब तक वो क्योर ना हो एंटीबायोटिक को तो आप करोगे नहीं। अब बिफोर यूरिनेशन क्या आप लोगे, तो देखो ड्रग का एक्शन टाइम भी होता है, फार्मेकोकाइनेटिक डायनेमिक्स भी अलग अलग तरीके से अलग अलग काम करती है हर ड्रग्स के ऊपर। तो आप अगर कोई चीज़ कर रहे हो उससे पहले आप ड्रग ले रहे हो, मतलब कि हाँ अभी मैं करूँगा तो ये काम नहीं होगा, तो इक्वल टाइम के पहले लेना जरूरी होता है, तब जाके डिसयूरिया नहीं होगा। जब तक अगर ड्रग ड्रग का सही टाइम से डिजोलेशन टाइम भी अगर 5 मिनट हो, और अगर आपने 1 मिनट बाद में अगर आप यूरिन आउटपुट करते हो तो पेन तो होगा वहाँ पे, देखने को मिले, कॉमन सी बात है ना। तो यहाँ पे अपना कौन सा ऑप्शन रहेगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। तो इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो लेक्चर्स काफ़ी अच्छा लगा हो, और कल इससे बेहतर एमसीक्यू सेशन लेके आएंगे और इम्पोर्टेंट क्लास के साथ में। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। और हमारी टेस्ट सीरीज रन करवाई जा रही है आरएनसीसी के ऑफिशियल ऐप पे। मंडे टू फ्राइडे हम क्या करते हैं, लाइव टेस्ट रखते हैं, 2 टेस्ट, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। उसमें टेस्ट कितने हैं, 120 टेस्ट है। नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे संडे हम क्या रखते हैं, प्री नोट सेट लाइव टेस्ट रखते हैं। उसके अंदर क्या रहते हैं, अपने टोटल 30 टेस्ट हम वहाँ पे रखे हैं, तो 150 टेस्ट टोटल है। प्राइस भी हमने एकदम अफोर्डेबल रखी है, तो अगर कोई स्टूडेंट है कंसिडर करना चाह रहा है तो जरूर कंसिडर कीजिएगा। आरएनसीसी के ऑफिशियल ऐप के ऊपर आपको वहाँ पे मिल जाएगा, प्ले स्टोर और iOS पे, दोनों पे हमारी ऐप उपलब्ध है। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर जो होगा कल। थैंक यू। और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे पता लगे यार कि मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, मैं मेरा काम अच्छे से कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, तो एटलीस्ट इतना तो आप कर ही सकते हो। अगर आपने ये जो 45 मिनट का आपने वीडियो देखा है, तो एक कमेंट तो आप जरूर करके जाना, और लाइक तो होना ही चाहिए। थैंक यू।